4 मई को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी परिणाम ने हर किसी के होश उड़ा दिए। तमिलनाडु में फिल्म स्टार थलापति विजय ने अपने जीवन के पहले ही चुनाव में अपनी पार्टी को प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर पूरे देश को चौंका दिया और वो अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। लेकिन वहां के नतीजों ने कई छोटी पार्टियों को और उनके नेताओं को दिन में सपने देखने के मौके दे दिए। इसके बाद 6 मई को सहारनपुर में भीम आर्मी चीफ, नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने बड़ा बयान दिया और कहा कि तमिलनाडु में नए लोगों को मौका मिला। अगर 2 साल पहले बनी पार्टी सरकार बना सकती है तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी यह कारनामा क्यों नहीं कर सकती? केवल ताकत लगाने की जरूरत है, फिर यूपी की सत्ता हमारे हाथ में होगी, ये रावण ने कहा। इसके बाद तो रावण अलग ही जोश में नजर आ रहे हैं और आगामी 2 जून से वो सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसमें उनके कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा का दौरा करेंगे और लोगों से समर्थन मांगेंगे। यही नहीं, खबर तो यह भी आ रही है कि इसी महीने नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण तमिलनाडु जाएंगे, जहां वो सीएम विजय के साथ सियासी जीत के फॉर्मूले को समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो कुछ और है, और वो सवाल है, तमिलनाडु में तो स्टालिन थे, लेकिन यूपी में बाबा हैं, योगी आदित्यनाथ। योगी का सामना कैसे करेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, रोहिणी घावरी ने जो यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके जरिए चंद्रशेखर रावण की जो छवि खराब हुई है, उसका जवाब वो उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने कैसे दे पाएंगे, खासकर महिलाओं के सामने। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक जो राजनीतिक खलबली मची हुई है और उसके केंद्र में तमिलनाडु के सीएम विजय और आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण क्यों हैं। विजय ने तमिलनाडु में कर दिया करिश्मा, लेकिन यूपी में रावण की नैया कैसे लगेगी पार? थलापति विजय साउथ फिल्मों के सुपरस्टार हैं। पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए उन्होंने अपनी फिल्मों को बेस बनाया, फिल्म से नैरेटिव गढ़ा, फिल्मों में जीएसटी, किसान की खराब हालत और कॉर्पोरेट करप्शन को टारगेट किया। इससे तमिलनाडु की जनता उन्हें थलापति यानी कमांडर कहने लगी। विजय ने अपने फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम VMI के जरिए हर ब्लॉक में लाइब्रेरी, एम्बुलेंस और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खुलाए। इससे जनता का विश्वास बढ़ा। इसके बाद 2 फरवरी 2024 को अपनी पार्टी तमिलगा वेरी कड़गम यानी TVK लॉन्च की और वो सक्रिय राजनीति में आ गए। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया है सिवाय बयानबाजी के। रावण ने छात्र राजनीति से पॉलिटिक्स में एंट्री ली। 2015 में लॉ की पढ़ाई के दौरान भीम आर्मी नाम का संगठन बनाया। 2017 में सहारनपुर हिंसा में जेल तक चले गए, उन पर NSA लगाया गया। जेल से आने के बाद वो छात्र नेता के तौर पर सामने आए और दलितों के हीरो बन गए, क्योंकि मैसेज गया कि चंद्रशेखर दलितों की बात करते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। 15 मार्च 2020 को काशीराम जयंती पर आजाद समाज पार्टी काशीराम यानी ASP की घोषणा की। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए उन्हें कुछ दलित युवाओं का समर्थन मिला, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। उसके बाद कई बार उन्होंने किस्मत आजमाने की कोशिश की, उनके लोगों ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। हालांकि 2024 में नगीना से वो खुद सांसद बने। हालांकि उनके अलावा कोई और उनका उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन उन्होंने दलित वोटरों में, खासकर जाटव वोटरों में एक मैसेज दिया कि आज के दौर में मायावती के बाद अब वही जाटवों और दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति तो बिल्कुल अलग है। यहां बाबा के सामने कुछ नहीं चलता है और वो हम पिछले कई चुनावी परिणाम में देख चुके हैं। यूपी और तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा अंतर, योगी के सामने नहीं चलेगा रावण का मंत्र। तमिलनाडु की सियासत में फिल्मी सितारों का उभार बहुत जल्दी होता है। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। इसका उदाहरण तमिलनाडु के पूर्व सीएम MJ रामचंद्रन और जयललिता रही। MG रामचंद्रन पहले ऐसे सुपरस्टार थे जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जयललिता भी सीएम बनी, वो भी तमिलनाडु सिनेमा की बड़ी सुपरस्टार रही। बाद में अम्मा के नाम से वो पूरे प्रदेश में मशहूर हो गई और एक बड़ी सशक्त महिला के तौर पर सामने आई।
एमजी करुणानिधि स्क्रिप्ट राइटर थे। उनकी फिल्मों के डायलॉग्स ने द्रविड़ राजनीति की नींव रखी। विजय इसी स्टार डू लीडर वाली विरासत के नए उत्तराधिकारी खुद को घोषित कर चुके हैं, जबकि यूपी की राजनीति बिल्कुल अलग है। यहाँ जाति और धर्म बहुत बड़ा फैक्टर है। चंद्रशेखर के लिए यूपी में सरकार बनाना इतना आसान नहीं है। यहाँ तो 10 सीट जीत जाएं वो विधानसभा में, यही एक बड़ा सपना होगा। रावण अक्सर दलितों की बात करते हैं, जबकि विजय हर जाति धर्म को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। अब तक उन्होंने कोई विवादित बयान जाति को लेकर नहीं दिया है, धर्म को लेकर नहीं दिया है। एक सॉफ्ट इमेज फिल्म एक्टर होने से वो लोगों के करीब आ गए। लोगों ने विजय को एक विजनरी लीडर के तौर पर देखा और उनको ठोक के वोट दिया। लेकिन रावण की पहचान एक जातिवादी नेता के तौर पर है। हालांकि यूपी में दलितों की आबादी 20% से ज्यादा है और जाटव अकेले 10% से ज्यादा है, जिस जाति से खुद रावण और पूर्व सीएम मायावती का ताल्लुक है। लेकिन यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की राजनीति सुपरहिट हुई है, तब से सारे जातिगत समीकरण ध्वस्त हो गए हैं और योगी के सामने हिंदुत्व का फैक्टर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रहा है। यूपी में दलित वोटर्स बीजेपी सपा के साथ, मायावती साबित होंगी एक बड़ी फैक्टर। 2024 लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी का वोट 2019 के मुकाबले करीब 10% गिर गया। 2019 में बीएसपी को 19.5% वोट मिले थे, जबकि 2024 में केवल 9.5% वोट मिले। 10% का बड़ा अंतर देखने को मिला। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया कि जाटव वोटों का एक हिस्सा चंद्रशेखर रावण की पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई 37 सीटें जीतकर, और उसने इस दावे को पूरी तरह से मजबूत नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोट बैंक दोनों बेहद अहम हैं। राज्य में दलित आबादी 21% से ज्यादा है और 403 विधानसभा सीटों में 86 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 84 एससी और 2 एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। करीब 150 विधानसभा सीटों पर 20 से 25% तक दलित वोटर हैं, जो कि बेहद निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जबकि मुसलमान आबादी प्रदेश में लगभग 19 से 20% के बीच मानी जाती है और 130 से 140 विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव कहा जाता है। करीब 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, जबकि पश्चिमी यूपी की 24 से अधिक सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा संख्या में है। हालांकि रावण दोनों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, भीम और मीम दोनों की बात करते हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ और बरेली जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम वोट बैंक बेहद प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन थलपति विजय और रावण की राजनीति में फर्क है। विजय जहां तमिल राष्ट्रवाद और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वहीं चंद्रशेखर रावण अंबेडकरवाद और बहुजन राजनीति को केंद्र में रखते हैं। विजय की पार्टी टीवीके का मुख्य वोट बैंक युवा, महिलाएं और ग्रामीण वोटर्स बने, जबकि चंद्रशेखर की एसपी का आधार मुख्य रूप से दलित समाज, खासकर जाटव समुदाय में है। लेकिन आगामी चुनाव में मायावती भी एक बड़ी फैक्टर होंगी, क्योंकि मायावती के बारे में कहा जा रहा था कि वो निष्क्रिय हो चुकी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो सक्रियता दिखाई है, उससे सबसे ज्यादा खतरा चंद्रशेखर रावण पर मंडरा रहा है कि अगर दलितों में ये मैसेज गया कि मायावती की वापसी से उत्तर प्रदेश में कुछ समीकरण बदल सकते हैं, अगर वो बीजेपी के खिलाफ सोचते हैं, तो फिर यहां पर चंद्रशेखर रावण का खेल पूरी तरह से खराब हो जाएगा। चंद्रशेखर रावण पर यौन शोषण के गंभीर आरोप। रावण बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। दरअसल 2024 में इंदौर की रोहिणी घावरी ने उन पर मानसिक और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। यह रावण के लिए सबसे बड़ा झटका था। 2024 से लेकर अब तक रोहिणी लगातार रावण पर हमलावर हैं और हर दिन कोई ना कोई बड़ा हमला जरूर करती हैं, जिससे उनकी छवि खराब हो रही है। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाएं रावण के सामने उनका विरोध कर रही हैं। ऐसे में रावण के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि इस गंभीर इल्जाम से वो खुद को कैसे आजाद कराएं, क्योंकि राजनीति में चरित्र सबसे बड़ा फैक्टर है। एक और योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी ओर रावण है, और आप देखिए जमीन आसमान का फर्क आपको साफ नजर आएगा। चंद्रशेखर रावण के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इन आरोपों से खुद को मुक्त कराएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लोगों के बीच जाकर, खासकर महिलाओं के बीच जाकर वोट मांगना उनके लिए बेहद शर्मनाक हो सकता है। यही नहीं, 2017 के सहारनपुर हिंसा मामले में उन पर एनएसए भी लगाया गया था। वो 15 महीने जेल में रहे। 2019 में उन्होंने दिल्ली के जामा मस्जिद में संविधान की कॉपी लेकर सीएए का विरोध किया। 2020 में हाथरस दुष्कर्म को लेकर खूब उत्पात मचाया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं सहित उन पर केस दर्ज हुए। 2023 में देवबंद में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें गोली लगने के बावजूद रावण बच गए। बहुत से आरोपों से घिरे चंद्रशेखर रावण की राह
यूपी में आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि जो समीकरण है वो उनके खिलाफ नजर आ रहा है और उनकी खुद की छवि वो भी उनके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। यूपी में योगी हैं, स्टालिन नहीं। तमिलनाडु में थलापति विजय को एंटी इनकम्बेंसी, स्टारडम और द्रविड़ राजनीति का फायदा मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा आक्रामक हिंदू चेहरा मौजूद है, जिनके साथ बड़ा सनातनी हिंदू वोट बैंक मजबूती से खड़ा नजर आता है। दूसरी तरफ विपक्ष में पहले से अखिलेश यादव और मायावती जैसे कद्दावर नेता हैं, जिनके पास सालों पुराना कैडर, जातीय आधार और एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है। ऐसे माहौल में चंद्रशेखर रावण की राजनीति अभी सीमित नजर आ रही है। उनकी पकड़ एक जाति विशेष तक हो सकती है, लेकिन यूपी की सत्ता तक पहुंचना उनके लिए फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मौजूदा राजनीतिक हालात में उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण के लिए सत्ता तक पहुंचना बेहद कठिन नजर आता है, क्योंकि सामने हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके सामने सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। और 2027 के चुनाव प्रचार में जब योगी का नाम एक बार फिर से लहराएगा, बुलडोजर एक्शन की बात होगी, कानून व्यवस्था की बात होगी, एनकाउंटर की बात होगी, अयोध्या, काशी, फिर मथुरा की बात होगी, तो यहां पर हिंदू वोटरों में जबरदस्त उत्साह नजर आएगा। और इसके सामने रावण क्या, अखिलेश यादव भी टिक नहीं पाएंगे, ऐसा बड़े बड़े सियासी पंडितों का दावा है। ऐसे में चंद्रशेखर रावण के लिए फिलहाल यूपी की राह बेहद कठिन नजर आ रही है और सत्ता तो बहुत दूर है। उनके लिए सभी सीटों पर जमानत बचाना भी सबसे बड़ी चुनौती है। अब आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए था टाइम इतना ही। धन्यवाद।